हम पढ़ रहे थे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। उसमें मैंने आपको कहा था कि दो मेन पैथोजेनेसिस में चीज़ें होती हैं, एक होती हैं जेनेटिक म्यूटेशन और दूसरी होती हैं एपिजेनेटिक चेंजेस। ठीक है, तो जेनेटिक म्यूटेशन में हमने पहली चीज़ पढ़ ली एपीसी बीटा कैटेनिन, जिसको हमने एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस भी कहा था। ठीक है, सो ये हमने कर ली। अब हमने इसी में दूसरी चीज़ करनी है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी पाथवे। ठीक है, अब ये क्या होता है? अब सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो समझ आनी चाहिए। माइक्रोस्टिलेट का क्या मतलब है? ये एक, मैं सपोज करें डीएनए की बना रहा हूँ सीक्वेंस। ठीक है, इसके अंदर ये 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये इनकी एक सीक्वेंस है। यहाँ पे भी एक है, ये सेम रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही हैं। इनको हम टेंडम रिपीट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एरियाज होते हैं, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होती है ना, डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है ना, तो दीज आर द एरियाज जिन पे, अब देखिए ना, हर एरिया के अंदर कोई ना कोई डेंजर जोन होता है। किसी भी इलाके में बात कर लें तो पुलिस होती है ना, उसका खास ख्याल रखती है। सो यहाँ पे भी इसी तरह होता है। ये जो टेंडम रिपीट्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्टिलेट्स कहते हैं। ठीक है, स्टेलाइट्स जो भी कहते हैं, माइक्रोस्टिलाइट्स जो होते हैं, ये हॉट स्पॉट होते हैं फॉर जेनेटिक म्यूटेशन। क्योंकि यहाँ पे ज़रा सी गड़बड़ हुई, इंसर्शन डिलीशन, तो क्या होगा, सारा का सारा सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही है ना, हॉट स्पॉट है जेनेटिक म्यूटेशन के लिए। बॉडी क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं मिसमैच रिपेयर जीन्स। मिसमैच रिपेयर जीन्स जो होते हैं वो पुलिस हैं सपोजिंगली। ठीक है, क्या है, पुलिस हैं। उनका काम क्या है कि वो इनको चेक एंड बैलेंस में रखते हैं। ठीक है, ये ज़रा सी गड़बड़ करें माइक्रोस्टिलेट्स, ठीक है, इनको फ़ौरन सीधा कर दो। ठीक है, एमएमआर जीन्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, इन माइक्रोस्टिलेट्स की कोई भी खराबी हो उसको करेक्ट करके डीएनए रिपेयर कर दें। ठीक है, होपफुली आपको कहानी समझ आ रही होगी। अब अगर ऐसा हो कि एमएमआर जो जीन्स हैं इनके अंदर क्या हो जाए, म्यूटेशन। ठीक है, इनके अंदर क्या हो जाए, म्यूटेशन। अब जब इनके अंदर म्यूटेशन होगी तो क्या होगा, माइक्रोस्टिलेट तो अपनी चवलें मारने से नहीं रुकेंगे ना, ये तो उसी तरह जेनेटिक इंस्टेबिलिटी कॉज करने के चक्कर में है। ये क्या करना शुरू कर देंगे, ज़्यादा चांसेस होंगे ना कि ख़तरा होगा, तो माइक्रोस्टिलेट्स क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। मतलब क्या है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी इनकी। जब इनकी एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होती है सो दिस लीड्स टू डिफेक्ट्स। ठीक है, और ये ऐसी चीज़ों को एक्टिवेट कराना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ और रेप्लिकेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही है, होपफुली आपको मेरी ये छोटी सी कहानी समझ आई होगी। बट एनीवेज हम यहाँ से देख के कर लेते हैं, नहीं समझ आई तो इस तरह कर लेते हैं। सपोज करेंगे हमारे पास नॉर्मल एपिथेलियम है, इसके अंदर भी दो लील्स होते हैं मिसमैच रिपेयर जीन्स के। किसके, मिसमैच रिपेयर जीन्स के, जो कि क्या है, मैंने आपको पुलिस बताया था। ठीक है, अब इनकी एक एलील पहले से म्यूटेटेड है, सपोजिंगली इनहेरिटेड है या एक्वायर्ड है, वॉट एवर, लेकिन अभी भी नॉर्मल एपिथेलियम है क्योंकि एक काम कर रही है। सही है, अब क्या होगा कि अगर सेकंड भी उड़ गई, ठीक है, हाइपरमिथाइलेशन की वजह से या वॉट एवर, वो क्या होगी, सेकंड एलील भी उड़ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर प्रोलिफरेटिव एपिथेलियम। सेम कहानी, फिर क्या होगा, अब जो हाइपर प्रोलिफरेटिव है, ठीक है, उसके अंदर अब मिसमैच रिपेयर जीन्स जो है ना, उसने क्या करना था, माइक्रोस्टिलेट्स को ठीक करना था। अब माइक्रोस्टिलेट्स जो होंगे वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, एक्यूमुलेट्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, म्यूटेशन एक्यूमुलेट इन द माइक्रोस्टिलेट्स रिपीट्स, उसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी, और उसकी वजह से अब अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, सिसाइल एंड सेरेटेड एडिनोमा। सिसाइल का मतलब क्या है, नीचे लगा हुआ है, इसकी कोई पडंकल नहीं है, स्टॉक नहीं है, और टूथ सॉ अपीयरेंस है। ठीक है, सिसाइल सेरेटेड एडिनोमा का अगर पूछा जाए तो ये मिसमैच रिपेयर जीन्स के अंदर म्यूटेशन की वजह से होता है, आपको याद होना चाहिए। अल्टीमेटली क्या होगा, माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी पाथवे जो होता है ना, ये मज़ीद एक्यूमुलेशन करता है, मज़ीद म्यूटेशंस एक्वायर करता है। ठीक है, जैसे कि टिश्यू फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर बीटा, अपोप्टोटिक प्रोअपोप्टोटिक फैक्टर होता है, बैक्स, BRF। ठीक है, जब ये मज़ीद सिसाइल सेरेटेड एडिनोमा बन चुका, उसके अंदर मज़ीद ये म्यूटेशन भी एक्यूमुलेट हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, एडिनोकार्सिनोमा। होपफुली आपको कहानी समझ आई होगी। कहानी क्या थी, सिंपल वर्ड्स में, कि हमारे पास ये होते हैं कुछ शैतान जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्टिलेट्स, जो कि टेंडम रिपीट्स हैं, और ये हॉटस्पॉट होते हैं ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन, किसके, जेनेटिक
म्यूटेशन के, ठीक है, मतलब यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, इंसर्शन, डिलीशन वगैरह वगैरह। सो इसके लिए इस बॉडी के पास स्पेशल पुलिस है जिन्हें हम कहते हैं मिसमैच रिपेयर जीन्स। मिसमैच रिपेयर जीन्स का काम होता है कि इनको चेक एंड बैलेंस रखना और इनको क्या करना, इनके अंदर कोई ख़राबी है तो उसको रिपेयर कर देना, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मिसमैच रिपेयर जीन के अंदर पहले एक अलील ख़राब होती है, फिर दूसरी अलील भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, तो नॉर्मल एपिथीलियम से वो कन्वर्ट हो गई किसमें, हाइपरप्लास्टिक एपिथीलियम में, ठीक है। अब क्या होगा कि ये माइक्रोस्टीलेट्स जो हैं ये इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, इनको किसी ने ठीक तो किया नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्टीलेट इंस्टेबिलिटी। जब माइक्रोस्टीलेट इंस्टेबिलिटी होती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है एडिनोमा। कौन सा एडिनोमा, सिसाइल सिरेटेड एडिनोमा, ठीक है। सिसाइल सिरेटेड एडिनोमा के अंदर अगर मजीद म्यूटेशंस आ जाएं, जैसे कि हमारे पास बैक्स की थी जो कि प्रो अपोप्टोटिक है, जिसने क्या करना था, इन अब नॉर्मल को अपोप्टोसिस करा देनी थी ना, उसके अंदर भी म्यूटेशन हो गई। टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा जिसने रोकनी थी अब नॉर्मल ग्रोथ को, उसके अंदर भी म्यूटेशन होगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम लास्ट चीज़ करते हैं जिसे हम कह रहे थे एपिजेनेटिक चेंजेस, ठीक है। अब एपिजेनेटिक चेंजेस मैंने आपको बताया, नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, डीएनए पड़ा हुआ है और ये हमारे पास होते हैं हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ना, आपको पता है, उसके आसपास ये लिपटा हुआ होता है और इसके एक तरफ लगा होता है इस एसिटाइल, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लगा होता है, मिथाइल, तो ये अल्टीमेटली बिल्कुल बैलेंस में होता है, ठीक है। अब ऐसा कुछ हो, अब जेनेटिक म्यूटेशन नहीं है, लेकिन क्या हुआ है, समहाउ मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन के अंदर क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। वो किसी भी वजह से हो सकता है कि वो मिथाइलेशन ज़्यादा हो गई है या एसिटाइलेशन ख़त्म हो गई है। मतलब कौन सा, जैसे एक एंजाइम होता है वो ओवर एक्टिव होता है, डी एसिटाइलेज एंजाइम, ठीक है, हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंजाइम, उसने क्या करना है, इस एसिटाइल ग्रुप को हटा देना। जब ये एसिटाइल ग्रुप हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप ज़्यादा हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं हाइपर मिथाइलेशन, ठीक है। जो ही हाइपर मिथाइलेशन होती है और स्पेसिफिकली कहाँ होती है, इन द प्रमोटर रीजन, जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी होती है, तो वो क्या कर देता है, साइलेंसिंग कर देता है। क्या कर देता है, साइलेंसिंग कर देता है जीन्स की, और साइलेंसिंग होती है तो वो अपना नॉर्मल फंक्शंस नहीं करते, ठीक है। तो ये अगर हो रहा है मिसमैच रिपेयर जीन्स के अंदर, सपोजिंगली ये वाला जो जीन था ये मिसमैच रिपेयर का था, तो अब मिसमैच रिपेयर जीन अपना काम छोड़ छाड़ देंगे और वो स्टीलाइड्स को, माइक्रोस्टीलेट्स को ठीक नहीं करेंगे और वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और वो पीछे जो कहानी हम पढ़ के आए हैं सेम उसी तरह कार्सिनोमा हो जाएगा। सही है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एपिजेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आर रिवर्सिबल हेरिटेबल अल्टरेशन इन द जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, दे आर नॉट जेनेटिक, बेसिकली दे हैव नथिंग टू डू विद जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। बेसिकली होता है क्या, एपिजेनेटिक चेंजेस इन्वॉल्व द हिस्टोन मॉडिफिकेशन, या हिस्टोन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन है, जैसे कि स्टाइल ग्रुप हट गया व्हाटएवर, या मिथाइलेशन हो जाए डीएनए की, जो कि क्या कर रहे थे, जीन एक्सप्रेशन कर रहे थे, ठीक है। और क्या होगा, इसकी वजह से डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन्स के अंदर उनकी साइलेंसिंग हो जाएगी, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे एंड अल्टीमेटली हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और दैट वुड लीड टू एडिनोमा एंड एडिनोमा विल लीड टू एडिनोकार्सिनोमा। सो ये एपिजेनेटिक चेंजेस थी। अब ख़त्म करते हैं, होपफुली आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा पैथोजेनेसिस का। पैथोजेनेसिस मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट किया, आपको समझ आ गई होगी। आई थिंक मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए, टू टेक जीयर्स अगेन। सो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। अब जो हमारे पास कैंसर है ना, कोलोन कैंसर, ठीक है। अब कोलोन जो है आपको पता है असेंडिंग कोलोन होता है, ट्रांसवर्स होता है, डिसेंडिंग कोलोन होता है, सिग्मोइड एंड देन रेक्टम, ठीक है। सो दे आर डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट कोलोन कैंसर, ठीक है। अब बेसिकली राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करने का मकसद ये है कि इनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिफरेंट होती हैं। जो हमारे पास होते हैं ना राइट साइड के कोलोन, इस साइड के राइट साइड के कोलोन, दे यूजुअली प्रेजेंट्स विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये एक्सोफिटिव मैसिव की तरफ, एक्सोफिटिव मैसेस क्या होते हैं कि ये कॉलीफ्लावर लाइक इस तरह एक्सोफिटिव मैस की तरह ये ग्रो करेंगे, बट दे डू नॉट कॉज कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, बट ये ब्लीड बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। सो पेशेंट विल प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव फटीग, मलेज, वेट लॉस, ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो लेफ्ट साइड पे पॉलिप्स बनते हैं, दे यूजुअली ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, दे यूजुअली ऑब्स्ट्रक्ट। जब वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पैटर्न ऑफ बाउल हैबिट्स चेंज हो जाएगा, स्टूल जो होगा वो नैरो शेप का होगा, ठीक है, क्लोएकी पेन्स होंगी, कॉन्स्टिपेशन होगी पेशेंट को, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी क्योंकि स्टूल प्रॉपर्ली पास नहीं कर पा। सिंपल डिफरेंस ये है कि लेफ्ट साइड के जो कोलॉन्स होते हैं दे यूजुअली आर ऑब्स्ट्रक्टिव, जबकि राइट साइड के जो होते हैं वो दे ब्लीड मोर बट दे डू नॉट कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है।
सो दैट्स वाई दे बोथ आर डिफरेंट। और जो लेफ्ट साइड के कोलॉन होते हैं ना हमें, ठीक है, वो किस तरह अपेयर होते हैं, अगर आप रेडियोलॉजी पे देखोगे तो जैसे सेब का कोर होता है, ठीक है, ये बेरियम स्वॉलो करवाया हुआ है, और इसके बाद ये देख लें ये किस तरह जैसे सेब का कोर है वैसे अपेयर हो रहा है। एप्पल कोर लीजन कहते हैं इसको, आपको याद रखना है, ठीक है। किस साइड का होता है, लेफ्ट साइड का। सही है। डायग्नोस्टिक हम करते हैं बायोप्सी से कंफर्म, ठीक है। बाकी इस क्लोनोस्कोपी कर सकते हैं, बेरियम एक्सरे कर सकते हैं। अब आ जाओ इसकी मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी इसकी बहुत ज़्यादा आसान है। मॉर्फोलॉजी क्या है कि ग्रॉसली ये 4 तरह से अपीयर हो सकता है। राइट एंड लेफ्ट में डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं राइट साइड के कोलॉन को। ये राइट साइड का कोलॉन है, ठीक है। राइट साइड का कोलॉन मैंने आपको बताया कि ये किस तरह अपीयर होता है, कॉलीफ्लावर लाइक होता है, ठीक है। दे एक्सटेंड, और राइट साइड का जो कोलॉन होता है वो कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करता, बट क्या करता है, ब्लीडिंग ज़्यादा करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दे आर फंगेटिंग पोलीपॉइड मैसेज, जो कि क्या करते हैं, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ शो कराते हैं, ठीक है। सो और हाँ, ये दोनों वॉल्स के ऊपर नहीं होंगे, एक साइड वॉल के एक साइड पे होंगे, दोनों साइड्स पे नहीं होंगे। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कट सेक्शन में, आप देखें परली वाली वॉल पे है, इस वाली वॉल पे नहीं होगा, ठीक है। तो एक साइड की वॉल पे होंगे ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करते, बट ये दे ब्लीड एंड देयरफॉर आयरन डेफिशिएंसी नहीं होता है। दूसरा होता है एनुलर। एनुलर का मतलब होता है रिंग की तरह। अब रिंग की तरह इसने क्या कर दिया, इसको स्ट्रिक्ट कर दिया ना, कंस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ। जब कंस्ट्रिक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बाउल जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड के कोलॉन के अंदर मैंने आपको सिम्टम्स बताई थी, क्लोएकी पेन होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टूल की शेप चेंज हो जाती है, सही है। सो ये सारा कुछ होता है। रेडियोलॉजी पे हमें किस तरह नज़र आता है, वो पतला सी हमें नज़र आ रहा था, ठीक है, नैरो ल्यूमेन ऑफ द बाउल, जैसे मैंने क्या कहा था, एप्पल कोर, ठीक है, ये एप्पल कोर की तरह नज़र आ रहा है। सो ये कहाँ पे नज़र आता है आपको, लेफ्ट साइड ऑफ द कोलॉन के अंदर, सही है। दीज ट्यूमर्स आर फर्म एंड एसोसिएटेड विद डेस्मोप्लेजिया, दे कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अब होपफुली। अब तीसरे होते हैं डिफ्यूज्ड एंड ट्यूबुलर। अब डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, सारे का सारा इन्वॉल्व करना, ठीक है। डिफ्यूज जो होते हैं दे आर सिमिलर टू लेंटिस प्लास्टिका। लेंटिस प्लास्टिका आपको अगर याद हो, डेस्मोप्लास्टिक चेंज होती थी स्टमक के अंदर, उसके अंदर क्या हो जाता था, बहुत ज़्यादा हो जाता था नैरो ल्यूमेन, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी यही हो रहा है ट्यूबुलर के अंदर। डिफ्यूज फ्लैटनिंग होती है कोलोन की या कोलोनिक वॉल की कह लें, ठीक है। और आखिरी होते हैं इन्फिल्ट्रेटिव। इन्फिल्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है, वॉल को इन्फिल्ट्रेट करेंगे, वॉल के अंदर धंसेंगे, ठीक है। तो इसके जो मार्जिन होते हैं वो रेज्ड होते हैं, बट इनका सेंटर जो होता है वो एक अल्सरेटिव कोर बना रहा होता है, ठीक है। सो ये इसकी हो गई जर्नल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। अब इसकी अगर देखें हम लोग माइक्रोस्कोपी, तो माइक्रोस्कोपी पे क्या नज़र आ रहा है, अब यहाँ पे देखें आपको ग्लैंड्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं जी। वो क्या कर रही हैं, मस्कुलर लेयर, मस्कुलरिस प्रॉपरी को क्या कर रहे हैं, इन्वेड कर रही हैं। तो इन्वेसिव तो है ये, ठीक है, तो इन्वेड करने में। सेकेंडली अगर आप इसकी सेंटर में देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, म्यूसिन नज़र आ रहा है और नेक्रोटिक डिब्री नज़र आ रहा है इनके सेंटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सेंटर के अंदर, यहाँ पे सेंटर के अंदर, यहाँ पे सेंटर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे सेंटर के अंदर। सो दिस इज नेक्रोटिक डिब्री यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। उसके अलावा क्या होता है, ये न्यूप्लास्टिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है, सारे न्यूप्लास्टिक सेल्स से सराउंडेड हैं, ठीक है। प्लियोमॉर्फिज्म है, देखिए ना, किसी का न्यूक्लियस आपको इतना मोटा नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप इसका न्यूक्लियस छोटा नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस और बड़ा नज़र आ रहा है। सो दीज आर ट्यूमर सेल्स जो प्लियोमॉर्फिज्म के करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी इसकी माइक्रोस्कोपी के अंदर। सो दीज आर बेसिकली एडिनोकार्सिनोमास, तो ग्लैंड्स तो नजर आएंगे ही, पहली बात तो ये हो गई। दे कुड बी वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड और पुअरली डिफरेंशिएटेड, ठीक है। और इसका वेरिएबल अमाउंट ऑफ स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। ल्यूमेन में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूसिन या डिब्री, ठीक है, और डेस्मोप्लेजिया नजर आता है इसके स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। जो इसका सराउंडिंग स्ट्रोमा होगा उसके अंदर क्या होगा, डेस्मोप्लेजिया नजर आएगा, सही है। अब इसकी 2 टाइप्स और हैं, आपको पता होनी चाहिए। म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा, जिसमें क्या होगा कि म्यूसिन होगा सेंटर के अंदर ल्यूमेन में, ठीक है। और जो दूसरा होता है सिग्नेट सेल, मैं आपको यहाँ पे शक्ल दिखा दूँ। अब सिग्नेट सेल में आप देखें किस तरह के सिग्नेट सेल क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस जो होता है वो जिस तरह अंगूठी होती है उस तरह साइड पे लगा होता है। अंगूठी इस तरह ही होती है ना, कुछ इस तरह, ठीक है, इतनी अच्छी अंगूठी नहीं बनाई, बट एनीवेज इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस इस तरह साइड पे हो जाता है और ये इस तरह बड़ा सारा साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पे देखिए ये पुअरली डिफरेंशिएटेड है, इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है आपको, ग्लैंड्स बहुत थोड़े नज़र आ रहे हैं और न्यूप्लास्टिक सेल्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही है।
सो दिस इज़ व्हाट माइक्रोस्कोपी इज़। अब इसकी हम लोग जो करते हैं स्टेजिंग करते हैं वो किस तरह करते हैं। अब इसके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर और स्टेजिंग फैक्टर्स भी आपको देखने हैं। डेप्थ ऑफ इन्वेजन, लिम्फॉइड मेटास्टेसिस कितना ज़्यादा लिम्फ नोड्स तक मेटास्टाइज कर चुका है, डिस्टल मेटास्टेसिस कितना है इसका, ठीक है, और सेकेंडरी मेटास्टेसिस ज़्यादातर लिवर और लंग्स में होता है। ये आपको याद रखना है। प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक फैक्टर्स इसके पेपर में आते हैं, सही है। अब इसकी TNM क्लासिफिकेशन अगर देख लें तो T1 का मतलब क्या होता है कि सब म्यूकोजा को इन्वेड किया। मैं आपको बताता हूँ, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और उसके नीचे क्या होता है, एडवेंटिशिया। तो अगर सिर्फ म्यूकोजा तक इन्वेड किया तो दिस इज सब म्यूकोजा तक इन्वेड किया तो दिस इज T1। अगर T2 है कि उसने मस्कुलरिस प्रॉपरी को कर तो लिया है इन्वेड, ठीक है, मस्कुलर लेयर को इन्वेड तो कर लिया लेकिन अभी उसके थ्रू पेनिट्रेट नहीं हुआ, ठीक है। सो तीसरे में आपने सिंपल लिखना है कि मस्कुलरिस म्यूकोजा को उसने पेनिट्रेट कर लिया फुली, ठीक है, थ्रू आउट कर लिया। 1 में क्या था, सिर्फ सब म्यूकोजा को। 2 में क्या था कि मस्कुलरिस म्यूकोजा के अंदर तो है बट उसने थ्रू आउट पेनिट्रेट नहीं किया। 3 में क्या है, उसने पूरा मस्कुलरिस प्रॉपर्टी को कंप्लीटली कर लिया। T4 में क्या होगा कि इन सब को करके वो विजरल पेरिटोनियम, विजरल पेरिटोनियम क्या होती है, पेरिटोनियम लेयर क्या होती है, जो हमारे GIT के स्ट्रक्चर होते हैं वो पेरिटोनियम से कवर्ड होते हैं ना, तो विजरल पेरिटोनियम तक पहुंच गया, ठीक है। और फिर T4 में क्या होगा, विजरल पेरिटोनियम तक पहुंच जाएगा और उसमें आगे A and B है कि वो ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है आगे। होपफुली आपको ये T क्लासिफिकेशन समझ आ गई। अब N में क्या होता है, N1 में आपको 1 से 3 रीजनल लिम्फ नोड्स नजर आएंगे, इसके आसपास जो लिम्फ नोड्स होंगे, ठीक है, उसमें। N2 में क्या होगा कि ये मोर देन 4 और मोर रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे, सही है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस में M1 पे डिस्टेंस मेटास्टेसिस होता है, ठीक है, और M0 पे नहीं होता। ये आपको TNM क्लासिफिकेशन में जितनी मैं आसान कर सकता था मैंने आपको समझा दी। इसके साथ हमारा ये ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।